हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं कंटिन्यू करेंगे पोइट्स एंड पैनकेक्स को। फ्लेमिंगो लेसन से क्लास 12th का हमने किया था सुबू तक। तो कोठा मंगलम जो सुबू था, हम उसके करेक्टर के बारे में पढ़ने वाले थे। अभी सुबू था को सुबू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। ही कुड नॉट हैड अ मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म दैन आर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। तो जेमिनी स्टूडियो में सुबू को बहुत बड़ी इनकरेजिंग ओपनिंग नहीं मिली थी फिल्मों में। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स। तो इसको बहुत अनसर्टेन और डिफिकल्ट टाइम को जो है वो फेस करना पड़ता है, बिकॉज जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया था तो वहाँ पे उस टाइम फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज इतने ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं हुए थे। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन भी जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो सुबू को ज़्यादा नहीं वो गेन कर पाया था। सुबू कुड नॉट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर बॉय। तो इसकी जो थी ज़्यादा अप्रिशिएबल इसकी जो है वो कमांड नहीं थी सुबू की। लेकिन एज ए ब्राह्मण वो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण आपको पता ही है, हम जो बहुत इनको वो मानते हैं, एक वर्च्यू मानते हैं। तो इस तरह से ब्राह्मण था तो उसको एक्सपोजर मिला जो है वो अलग अलग सिचुएशंस में लोगों के साथ काम करने का। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल इन एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड इन अ फ्लॉप फिल्म। तो इसके हाथों में एक फ्लॉप फिल्म थी, इसके बावजूद भी सुबू की जो एबिलिटी थी वो खुश रहता था, हमेशा हर टाइम खुश रहता था, भले ही उसके हाथों में एक फ्लॉ फिल्म लगी हो। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी। ही कुड नेवर डू एनीथिंग ऑन हिज ओन, बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिटी हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू प्रिंसिपल एडवांटेज। अब सुबू क्या था, सुबू जो है वो अपनी तरफ से जो है वो कुछ जो चीज़ें नहीं कर सका, लेकिन उसकी जो लॉयल्टी थी उसने उसको आइडेंटिटी दिलवाई। उसकी वहाँ पे जामिनी स्टूडियो में एक उसकी एक अपनी खुद की पहचान बनी। और वो टेलर मेड सा फिल्म के लिए, यानी कि स्पेसिफिक जो है वो सेल्फ मेड जो है वो बंदा था। ही वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। और एक ऐसा बंदा था, जब भी इसको प्रोड्यूसर्स वगैरह कमांड देते थे तो ये खुद ही इंस्पायर हो जाता, खुद ही चीज़ों को बड़ा कर लिया करता था। तो ये बहुत लॉयल था और साथ ही साथ सुबह जो है बहुत बहुत क्रिएटिव बंदा था। तो एक यहाँ पे हमें अशोक मित्र ने जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू, फनी एग्जाम्पल के थ्रू हमें यहाँ पे जो है वो किया है उसने कि एक सीन था जिसमें कि क्या था, एक रैट, प्रोड्यूसर कहता है कि आपको एक जो है वो रैट के साथ यहाँ पे टाइग्रेस को टाइग्रेस को अंडर वाटर में फाइट होती है रैट और टाइग्रेस की। तो अब उसने उसको टाइग्रेस को मार देता वो रैट। और फिर क्या करता है, बाद में उसके कब्ज पे उसको दया आ जाती है और फिर प्यार से उनको बड़ा करता है, वो पालता है। अब प्रोड्यूसर कहता है कि मुझे नहीं पता ये सीन कैसे करना है। तो प्रोड्यूसर ने सुब्बू को कहा कि तुम इसके ऊपर कोई 4 ऑप्शन बताओ, अपने कुछ व्यूज़ रखो कैसे इस सीन को किया जाए। तो सुब्बू एक ऐसा बंदा था जिसके पास 4 नहीं बल्कि 14 मोर अल्टरनेटिव्स हुआ करते थे उस सीन को करने के। तो इस तरह से सुब्बू बहुत क्रिएटिव था। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद अ मैन लाइक सुब्बू। तो फिल्म बनाना, में काम करना सुब्बू के लिए इतना ईजी था कि वो एक ऐसा बंदा था जिसको बस डायरेक्शन और डेफिनेशन जिसने उसने ही दी थी जेमिनी स्टूडियो में, जेमिनी स्टूडियो के गोल्डन ईयर्स में। तो वो कौन था, सुब्बू ही था। सुब्बू ने जेमिनी स्टूडियो को राइट डायरेक्शन दी, एक डेफिनेशन दी। मीन्स फिल्म मेकिंग का काम सुब्बू की वजह से ही बहुत ईजी और कन्वीनियंट लगा करता था। सुब्बू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी। तो सुब्बू के अलग से अपनी एक आइडेंटिटी भी थी, एज ए पोएट भी इसकी काफ़ी आइडेंटिटी रही है। दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स। हालांकि ये कैपेबल था और कॉम्प्लेक्स और हायर फॉर्म्स की चीज़ों को करने के लिए, लेकिन क्या था, लेकिन इसने डेलिबरेटली चूज़ किया मासिस को, क्राउड को पोइट्री एड्रेस करना, पोइट्री बोला करता था ये। ही सक्सेस इन फिल्म्स ओवर शेडोड एंड डाफर्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट। तो इसके क्रिटिक ये कहा करते थे कि फिल्मों में जो है वो सक्सेस इसकी ज़्यादा नहीं दिख पाई है। हालाँकि अचीवमेंट इसकी अगर चाहता तो ये कर भी सकता था। ही कंपोज़्ड, इसने एक ओरिजिनल जो है वो स्टोरीज़ पोम भी फ़ोक रिफ्रेन में, फ़ोक डिक्शन में जो है इसने कंपोज़ भी की हैं। और इसने एक नॉवल भी लिखा है, काफ़ी बड़ा नॉवल लिखा है इसने, थालियाना मोहनम्बलम, विद डज़न्स ऑफ वेरी डीपली अटैच्ड कैरेक्टर, जिसके अंदर उसने बहुत सारे कैरेक्टर्स को यूज़ किया है। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ देवदासीज़ ऑफ द अर्ली
ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर इसने जो देवदासी था उसको अलग फिर से रिक्रिएट किया, अलग ही मूड एंड मैनर में। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर था। ही नेवर एस्पायर टू लीड रोल्स, हालांकि इसको लीड रोल्स करने को नहीं मिले हैं, लेकिन इसने जो है वो साइड रोल, सब्सिडियरी रोल्स इसने काफ़ी ज़्यादा किए हैं, प्ले किए हैं फिल्मों के अंदर। हालांकि मेन प्लेयर से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता था। और सबसे बड़ी बात जो इसका एक और करेक्टरिस्टिक सामने निकल कर आई है कि इसका जो है वो जेन्युइन लव था फॉर एनी वन ही केम अक्रॉस हिज हाउस वाज ए परमानेंट रेजिडेंस। तो इसका जो है वो एक जो है वो जेन्युइन लव था लोगों के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जेन्युइन लव था लोगों के साथ। और इसका जो घर ना उन्होंने परमानेंट एड्रेस बना रखा था, रेजिडेंस बना रखा था कि वो यहाँ पर आते और इसके यहाँ पर जान पहचान वालों के साथ रिलेटिव्स जो आते आया करते, जान पहचान एक्वेंटेंसेस आया करते, उनके साथ ये खूब अच्छे से डील करता, अच्छे से होस्ट करता। इसकी सुब्बू की नेचर ही ऐसी थी कि वो सबको फीड कराने में, सपोर्ट कराने में कॉन्शियस रहता था। वो ऐसा करेक्टर नहीं था कि उसको बहुत चिढ़ मचती या फ्रस्ट्रेट हो जाता कि मेरे घर में ही क्यों आ रहे हैं इतने सारे लोग, या मेरे घर में ही सब मेरे से ही क्यों इतना सपोर्ट मांगते हैं। उसको ये चीज़ों करके खुशी मिलती थी क्योंकि वो चैरिटेबल इंसान था, वो चैरिटेबल बंदा था। लेकिन फिर भी उसके काफ़ी सारे एनिमीज थे। ऐसा क्यों था? अब उसके एनिमीज क्यों थे? जब वो इतना क्रिएटिव बंदा था, वो मेन हर क्वालिटी रखता था, वो लॉयल भी था, वो क्रिएटिव भी था, वो फिल्म मेकिंग के काम को बहुत ईजी भी बना लेता था, प्रोड्यूसर उसके साथ कंफर्टेबल फील करते थे, पोइट भी था, वो मासिस लोगों को सपोर्ट बहुत किया करता था। उसके घर में इतने सारे लोग आते रहते, फिर भी उसके एनिमीज क्यों थे? हर अच्छे इंसान के आपको पता है एनिमीज होते ही बन ही जाते हैं। तो अब उसके पीछे कुछ यहाँ पे गैसेस किए हैं कि ऐसे उसके एनिमीज क्यों थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस? क्या वो बॉस के बहुत करीब था, क्लोज था इसीलिए? और इस बार इस जनरल डेमिनर दैट रिजेंबल्ड साइकोफेंट की, साइकोफेंट होता है आप किसी की फ्लैटरिंग करते हैं जब, तो या फिर वो फ्लैटरिंग किया करता था, उसका जनरल बिहेवियर ऐसा था, क्योंकि फ्लैटरिंग करने वाले भी ना बॉसेज या अपने मालिकों के बहुत करीब होते हैं, तो या कुछ ऐसा था। और इस या फिर उसकी रेडीनेस रहती थी हमेशा, कोई भी उसको काम दे दिया जाए तो वो नाइस नाइस थिंग्स कहता था उन चीज़ों को लेकर कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे। इन एनी केस देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेक्ट थिंग्स फॉर सुब्बू। तो इस तरह से कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि उसको एनिमीज बनने के उसके रीजंस हो सकते हैं। तो सुब्बू हमेशा जो है वो बॉस के साथ रहा करता था, बट यस, लेकिन हाँ एक सुब्बू ऐसे बॉस के साथ नहीं रहता था वो, लेकिन कब रहता था? सिर्फ अटेंडेंस रोल के टाइम में। ही वॉज ग्रुप्ड अंडर ए डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, कंप्राइजिंग अ लॉयर एंड द असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स। अब यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट का यहाँ पे अलग से हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट था, दैट वाज स्टोरी डिपार्टमेंट, जहाँ पे लॉयर बैठता था और बहुत सारे एक ग्रुप बैठा करता था राइटर्स और पोइट्स का। अब ये लॉयर कौन है? अभी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी इस पैसेज में लॉयर के बारे में। अब ये लॉयर कौन है? ये जो लॉयर है, द लॉयर वाज आल्सो ऑफिशियली नोन एज लीगल एडवाइज़र। यहाँ पे लॉयर को लीगल एडवाइज़र भी कहा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हैं इस टॉपिक पे, आप ध्यान दीजिए कि लीगल एडवाइज़र है, इसको जो है वो कहा गया है यहाँ पर। बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज अ अपोजिट, लेकिन लीगल नहीं, हम इसको अपोजिट कहेंगे। इस स्टोरी के अंदर लीगल नहीं, बल्कि ये क्या था? इलीगल है। इसको क्यों की, उसके पीछे एक रीज़न है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि लीगल एडवाइज़र ने ऐसा क्यों किया, या उसको उसके नेम के अकॉर्डिंग लीगल एडवाइज़र के अपोजिट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक टैलेंटेड एक्ट्रेस थी उस टाइम जो कि कंट्री साइड से आई थी। टेम्परामेंटली वो थोड़ा सा अग्रेसिव या फ्रस्ट्रेट कभी कभी हो जाती थी सेट्स पर, तो और उसकी इस बिहेवियर से हर कोई स्टन्ड रह जाता। तो एक बारी क्या हुआ कि लॉयल ने अपनी स्विच ऑन कर दिया रिकॉर्डिंग, उसको रेडियो वगैरह को रिकॉर्डिंग पे डाल दिया। तो एक्ट्रेस ने थोड़ी देर के लिए पोज किया और लॉयर ने उससे कहा 1 मिनट प्लीज़ आप, मतलब तो और उसकी रिकॉर्डिंग जो है उसने कंटिन्यू रखी। तो जब वो रुक गई और तो उसने उसको बताया कि उसकी आवाज़ को दोबारा सुनाया, और उसने आवाज़ दोबारा सुनी उस साउंड इक्विपमेंट के थ्रू, तो वो शी वाज स्टक डम, काफ़ी स्टार्टल्ड होगी, चौंक गई वो। तो एक गर्ल जो कंट्री साइड से आई थी, जिसने ज़्यादा अभी सारी वर्ल्डली स्टेज एक्सपीरियंस को इतना ज़्यादा फेस नहीं किया था सभी स्टेजेस को, और वो इतनी
I generally perceived a position of importance and sophistication that she had found herself capitulated into। और उसको लग रहा था कि मैं अभी इतनी अदर हीरोइंस की तरह इतनी वो नहीं बन पाई हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी इसने जो है वो मेरी रिकॉर्डिंग रख लिया, तो उसके दिमाग से ये टेरर निकल ही नहीं पाया। उसने दिन फील किया उस दिन, उसके बाद अपना एक्टिंग करियर छोड़ दिया। तो इस तरह से दैट वाज द एंड ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, द लीगल एडवाइज़र। तो इसके पीछे जिस बंदे का हाथ था उसने अपना एक्टिंग करियर वहीं पे ख़त्म कर दिया। तो इसके पीछे जिसका हाथ था वो था लीगल एडवाइज़र। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से करियर का उसका एंड हुआ एक्ट्रेस का। अब यहाँ पे फिर से इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है और इन्फॉर्मेशन आ रही है कि उस स्टोरी डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स थे वो किस तरह की यूनिफॉर्म पहना करते थे। तो स्टोरी डिपार्टमेंट के जो मेंबर थे वो एक काइंड ऑफ यूनिफॉर्म पहना करते थे, दैट वाज खादी एंड धोती विद ए स्लाइटली ओवर साइज तो एंड क्लमजीली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट। तो वो एक ऐसी खादी धोती पहना करते थे जो कि ओवर साइज हुआ करती थी, थोड़ी ढीली ढाली सी, और जो है वो खादी की शर्ट हुआ करती थी। लेकिन जो लीगल एडवाइज़र था वो पैंट्स पहनता था, टाई पहनता था, और समटाइम्स कभी कभी वो कोट भी पहन लेता था। और इसकी ड्रेस इस तरह से लगा करती थी जैसे कि मेल गाड़ी में जो ट्रेन होती है मेल गाड़ी में जिस तरह की वो कोट पैंट वगैरह पहनते हैं। तो ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, वो हमेशा से अकेला और हेल्पलेस दिखता था। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक था वो इतने सारे क्राउड ऑफ ड्रीमर्स के बीच में। अ न्यूट्रल मैन था वो गांधी टीज़ और खादी टीज़ मानने वाले लोगों के बीच में, जो कि गांधी और खादी को जो है वो फेवर किया करते थे। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, दूसरे लोगों की तरह जो कि बॉस के करीब थे उसको भी अलाउ किया गया था फिल्म प्रोड्यूस करना। एंड दो लॉट ऑफ रो स्टोक एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट, नॉट मच केम ऑफ द फिल्म। और बहुत सारा इस तरह का रो स्टॉक यूज़ करना, पैनकेक यूज़ करना, जो ब्रांड था मटेरियल ब्रांड उसको यूज़ करना जो है उसको अलाउ किया गया था। अब क्या हुआ कि एक दिन जो है वो बॉस स्टोरी डिपार्टमेंट में जो जाते हैं, एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वर ए लोअर लॉस्ट हिज जॉब। अब हाँ यस, अब थोड़ा सा स्टोरी डिपार्टमेंट में क्लोज डाउन की थोड़ा सा वो डाउन जाते हैं, मतलब डाउन मीन्स उनका करियर मतलब बहुत अच्छे वाला नहीं जा रहा था, प्रॉफिटेबल नहीं जा रहा था दैट डिपार्टमेंट। तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब खोनी पड़ी, जिसमें से लॉयर भी था जिसको अपनी जॉब खोनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे पोइट्स को कहा गया कि आप लोग भी घर चले जाइए। मीन्स बहुत सारे लोगों को जॉब खोनी पड़ी। Gemini studio was a favorite haunt of poets like S.D.S. Yogyar, Sangu Subramaniam, Krishna Shastri and हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय। अब जो जेमिनी स्टूडियो था वो एक फेवरेट फॉन्ट था, एक फेवरेट जगह थी, प्लेस था बहुत सारे पोइट्स के लिए, जिसमें ये सभी पोइट्स जो वो थे हुआ करते थे। और यहाँ पर बहुत मैस हुआ करता था, एक्सीलेंट मैस था, सॉरी। एक खाने की जैसे मैस होता है खाने पीने की, जो जिसको आप बोलते हैं कि कैंटीन टाइप सा था। वहाँ पे बहुत अच्छी कॉफ़ी मिला करती थी उन दिनों, और डे और नाइट मिला करती थी। तो ये उन दिनों की बात कर रहे हैं हम इस जेमिनी स्टूडियो में, जब कांग्रेस का मतलब था प्रोहिबिशन, मीन्स मीटिंग करने पर मनाही थी, लोगों के भीड़ इकट्ठा करने पर, मीटिंग करने पर मनाही थी। अगर उनको मिलना भी होता था तो वो एक कप ऑफ कॉफ़ी जो था वो उस पर ही वो मिल सकते थे, बातचीत कर सकते थे। तो बहुत सारे जो लोग थे, ऑफिस बॉय, कपल ऑफ क्लर्क्स और स्टूडियो के बहुत सारे जो लोग थे, वो अपना फ्री टाइम जो है यहाँ पर वो पोइट्री थोड़ी बहुत पोइट्री अपना कविताएं वगैरह बोलते, शेरो शायरी टाइप सी करते, और यहाँ पर मैस में आकर वो कॉफ़ी के टाइम पर वो सब चीज़ों को इन सब छोटी मोटी चीज़ों को डिस्कस किया करते, अपना फ्री टाइम यूँ इस तरह वो पास किया करते थे। अब उनमें से जो लोग मोस्टली लोग थे वो खादी पहना करते थे, गांधी जी की पूजा करते थे, क्योंकि वो टाइम ही इंडिपेंडेंस का चल रहा था। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नोट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। लेकिन वो कुछ इस तरह के डिस्कस नहीं किया करते थे, पॉलिटिकल थॉट्स या पॉलिटिकल बातों को डिस्कस नहीं करते थे। वो पोइट्स लोग थे, वो सभी राइटर्स, फिल्म मेकर्स, इस टाइप के लोग थे, तो वो इन चीज़ों को डिस्कस किया करते थे। तो अब वो जो थे, ये सभी एक टर्म थी कम्युनिज्म, तो ये सब उसके अगेंस्ट थे। अब कम्युनिज्म होता क्या है, जो कि उस टाइम यूएसएसआर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्प्रेड हुआ हुआ था कम्युनिज्म। कम्युनिज्म है क्या? कम्युनिज्म एक इंसान होता है जो कि गॉडलेस मैन होता है, यानी कि जैसे नास्तिक होते हैं, लेकिन ये इस तरह के नास्तिक होते हैं, इनको कोई भी बॉन्ड नहीं होता, कोई भी कॉन्जुअल लव नहीं होता, अपनी फैमिली के लिए अटैचमेंट नहीं होती है, बल्कि इवन अपने अपने स्वार्थ के लिए अपने पेरेंट्स को, चिल्ड्रन तक को भी किलिंग करवा देते हैं। तो यही कारण था कि कम्युनिज़्म को लोग नहीं मानते थे।
और इसको कम्युनिज़्म फैलाने का मतलब था कि वॉयलेंस फैलाना और इनोसेंट लोगों के बीच में, इग्नोरेंट लोगों के बीच में ये सब चीज़ें फैलाना। यहाँ पे फिर से हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है, तो ये यहीं तक कम्युनिज़्म के बारे में यहीं तक था। अब नेक्स्ट एक टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है जिसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। थैंक यू।